बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V ये देखे थे और इसका कुछ हम लोग ग्राफ भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए ये रिलेशन था इन्वर्सली का। तो इसमें P और V का जो रिलेशन निकाले थे और P 1/V का, ठीक है, तो इसमें इस तरह का ग्राफ जा रहा था और इसमें कैसे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे था और इन दोनों केस में हम लोग यानी अगर T1 T2 पे ये दिया हुआ कि ये T2 है और ये T1 है, ठीक है, और ये T2 और ये T1, तो T1 T2 के बीच क्या रिलेशन होगा इन दोनों ग्राफ में निकालना है। चलो निकाल कर दिखाओ, तो इस पर हम लोग कल डिस्कस भी किए थे। यानी टेम्परेचर के बीच T1 T2 टेम्परेचर के बीच रिलेशन निकालना है इन दोनों में, दोनों के पीवी ग्राफ है। फर्स्ट में क्या होगा T2, हाँ, यानी कोई एक कांस्टेंट कर लो, ठीक है, या तो इधर कर लो या इधर से कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यानी अगर V2 है, सॉरी T2 पे V2 और ये T1 पे V1, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो क्या आ गया रिलेशन, T2 ग्रेटर देन T1। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी ये 1/V का ग्राफ है, तो ऐसे क्या, इसमें रिलेशन निकालो, कोई ये कांस्टेंट कर लो, यानी प्रेशर अगर कांस्टेंट करते हो तो ये रिलेशन आएगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे यानी कि ये 1/V2 और ये 1/V1, सॉरी T1 के लिए है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/V1, ये T2 के लिए तो 1/V2। अब हायर मैग्नीट्यूड किसका है, ये 1/V1, ठीक है, ये 1/V2 है, तो ये ज़्यादा है या ये, ठीक है, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, यानी ये इन्वर्सली है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, तो 1/V का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में मैक्सिमम यानी हायर ये है ना, इसका मीनिंग कि क्या होगा, V2 ग्रेटर देन क्या होगा V1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन है, तो यहाँ भी हो जाएगा, यानी T2 ग्रेटर देन T1, यही हो जाएगा ना। तो ऐसे निकाल सकते हो, अगर 2-3 ग्राफ दे दे इसमें इस तरह से, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, T1 T2 और T3 इस तरह से अगर दे दिया तो T1 T2 T3 के बीच क्या होगा। फिर उसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इधर से चाहे इधर से, अगर इधर से ड्रॉ करोगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे, ऐसे करोगे तो प्रेशर को कांस्टेंट करोगे। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर के बीच क्या रिलेशन निकल जाएगा, P और T का बीच डायरेक्टली का, तो यहाँ से देख लो, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, P1 हायर है ना, T1 पे P1, T2 पे P2 और T3 पे P3, तो रिलेशन क्या आ रहा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, इसका मीनिंग कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ठीक है, चलो, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या रिलेशन निकाले थे, जिससे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V है, तो P भी क्या हो गया, कांस्टेंट पूरा, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये रिलेशन हम लोग निकाले थे। ठीक है, एक फार्मूला है रिलेशन इन दोनों के बीच। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो इस पर, लिखो, ए गैस इज प्लेस्ड इसमें लिखना
A gas is placed a gas is placed 2 liter volume of container 2 liter volume of container 2 liter volume of container at 1 atm pressure at 1 atm pressure हो गया 1 atm pressure if volume is increased if volume is increased 4 times of its initial volume if volume of gas is increased 4 times of initial volume, then find out the value of pressure is decreased. Then find out the value of pressure is decreased. यानी इसका इन्वर्सली का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम V1 कितना है 2 लीटर, कितना प्रेशर पे 1 atm पे। अब बोल रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम का इसका जो है गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया जा रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका प्रेशर कितना होगा, यानी कितना प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी कि न्यू प्रेशर कितना होगा वो निकालना। चलो क्या करोगे, इसी पे ये फॉर्मूला यूज करो। P1 T1 सॉरी P1 V1 दिया हुआ है, V2 भी दिया है, P2 निकाल लेना है, तो यूज कर लो, आ जाएगा, ठीक है। तो P1 दिया हुआ है कितना 1 atm, ठीक है, और V1 2 लीटर, ठीक है। और फिर P2 क्या करना है, ये फाइंड आउट करनी है। और V2 कितना दिया हुआ है, यानी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, यानी 4 टाइम्स ऑफ V1, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम का 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मीनिंग कि 4V1 हो जाएगा। चलो पुट करो, निकल जाएगा। क्या कर लोगे यहाँ पे, क्या परसेंट कहाँ है यहाँ पे निकालना, परसेंट थोड़े पूछ रहा, कितना डिक्रीज कर रहा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली का रिलेशन है, परसेंट नहीं निकालना। परसेंट पूछता तो फिर अलग हो जाता। तो क्या हो जाएगा P1 यानी 1, V1 2 लीटर, P2 यहाँ पे, और V2 कितना है यानी 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि इसका V कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, इसका मीनिंग 4V कितना 8, P2 निकाल लो, ठीक है। A gas is placed in 4 liter container at 3 atm pressure, at 3 atm pressure, 3 atm प्रेशर, ठीक है। अगला उसमें लिखना फुल स्टॉप के बाद, if pressure is increased 20%
if pressure is increased 20%, then calculate the percent decrease in volume. ठीक है, कैलकुलेट द परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम. हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. चलो इसका निकालो. तो क्या बोल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लास्ट में नहीं डिफरेंट है. तो क्या दिया हुआ है कि P1 कितना है इसमें, और V1 यानी V1 दिया हुआ है 2 लीटर, यही है ना, 4 लीटर. ओके, ये 4 लीटर, और P1 दिया हुआ 3 ATM प्रेशर, यही है ना. अब बोल रहा है जो प्रेशर इंक्रीज कर रहा, प्रेशर कितना इंक्रीज कर रहा, 20% इंक्रीज कर रहा. तो वॉल्यूम, परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा. ठीक है, कितना परसेंट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पे प्रेशर 20% इंक्रीज कर रहा हूं. इनिशियल प्रेशर अगर मैं मान लिया यहाँ पे, यानी P1 कितना है, P1 P ATM है, तो 20% इंक्रीज करने का मीनिंग क्या हो गया, P का 20%. तो ये यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, यानी P2 कितना हो जाएगा, P प्लस P का 20%, यही निकालेंगे ना. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1.2P होगा, 1.2P हो जाएगा ना. यानी यहाँ पे P है प्लस इसका, यानी 0.2P, यानी 1.2P. तो P2 मुझे मिल गया. अब यहां से निकाल लो, V2 दिया हुआ है, V2 नहीं दिया है, तो V2 निकाल लेंगे. तो कितना मिल जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. तो P1 है कितना ATM, 3 ATM, और V1 है 4 लीटर, इक्वल्स टू P2 कितना है, P2 हम लोग निकाल लिए 1.2P इंटू V2, ये मुझे यहां से पता हो जाएगा. अब देखो यहाँ 1.2P, ठीक है, तो P का मैग्नीट्यूड पुट कर लो. ठीक है, या P यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको P के फॉर्म में रहने दो. देखो यहाँ पे तो P कैंसिल हो जाएगा ना. ठीक है, तो V2 कितना आ गया, V2 कितना आया, यानी V2 आ गया 4/1.2, यानी ये पॉइंट हटेगा नीचे से, यानी ऊपर 0 चला जाएगा. तो कितना आ गया यहाँ पे, यानी 10, और यहाँ पे बाई 3, 10/3 V2 आ गया. चलो V2 आ गया, और V1 कितना है 4. तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, माइनस का डिफरेंस निकाल लो, हाँ जितना भी आए. तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा V, ये आ गया मुझे कितना, यानी V1 माइनस V2. तो ये V1 4 रहा, और यहाँ पे 10/3, तो ये कितना आ जाएगा, यानी 2/3, ये आ जाएगा. परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्या लिखेंगे, कितना से चेंज किया, यानी कि डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, निकाल लो, यहीं आ जाएगा. तो डेल्टा V यानी कि 2/3, अब आई इनिशियल वॉल्यूम कितना है 4 इंटू 100 कर लो, आ जाएगा. सेकेंड गैसियस लॉ है चार्ल्स लॉ.
ये हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ का ये कहना है कि अगर गैसियस सब्सटेंस का अमाउंट को फिक्स कर दिया जाए तो उस गैस का वॉल्यूम गैस की एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो इसके पहले वाले में टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर, और वहाँ भी मास फिक्स था, यहाँ भी मास फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट करके रिलेशन देखा गया, तो गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो कोई कांस्टेंट आएगा, यानी के टी इस तरह का, यानी V बाई टी इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, ये एक रिलेशन आएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर जब भी होगा किस में, केल्विन। ठीक है, तो अब इसके बीच ग्राफ कैसे जाएगा, कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग लॉग ले ले इस इक्वेशन में, तो V इक्वल्स टू के टी से क्या आ जाएगा, लॉग V इक्वल्स टू लॉग ऑफ K और प्लस लॉग ऑफ T। ठीक है, तो इसके लिए क्या ग्राफ आ जाएगा, किस तरह का, इस तरह से लॉग V और इधर लॉग T, इंटरसेप्ट क्या है, ये लॉग K कांस्टेंट, यानी y इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्लोप कितना है यहाँ पे, 1 है, यानी थीटा कितना 45 डिग्री, स्लोप यानी टेन थीटा 1 कब होगा, जब 45 होगा। तो ये क्या है, ओरिजिन से जाएगा, नहीं, कहीं इधर ऐसे जाएगा, और ये एंगल थीटा यानी कि m इक्वल्स टू 1, जो कि थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग के। देखो अब यहाँ पे ये केल्विन में है तो यहाँ से पास किया, लेकिन डिग्री सेल्सियस में हो टेम्परेचर, तो क्या वहाँ से पास करेगा ओरिजिन से, वहाँ से पास नहीं करेगा। तो डिग्री सेल्सियस में अगर मैं लिया हूँ तो किधर से पास करेगा, इधर कहीं जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से ऐसे कुछ पास करेगा। ठीक है, यानी इसको हम अगर कन्वर्ट करें, जैसे ये V इक्वल्स टू के कांस्टेंट यहाँ पे, और ये T जो है डिग्री सेल्सियस अगर मैं ले रहा हूँ, तो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 273.1। ठीक है, तो यही इंटरसेप्ट है यहाँ पे इतना। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस अगर हो रहा है तो इधर क्या, इधर जब भी जाएंगे तो यानी कि पॉजिटिव में होगा। सपोज कि यहाँ पे 100 माना, इधर ऐसे यानी पॉजिटिव में बढ़ेंगे। ठीक है, इधर आएंगे तो डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में, तो इस पॉइंट पे कितना होगा डिग्री सेल्सियस में, 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये निगेटिव में, और इसी पॉइंट को यानी इस पॉइंट पे इस टेम्परेचर पे कितना केल्विन होगा, 0 केल्विन,
और 0 केल्विन को ही बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 0 केल्विन होगा, ठीक है। तो 270 तो इस टेम्परेचर पे यानी 0 केल्विन पे, यहाँ देखो इस टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, एनर्जी 0 हो जाएगा, एंट्रोपी 0 हो जाएगा, ये सभी टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा, नीचे नहीं जा सकता, ये क्या नीचे जा सकता है, यानी इससे 0 केल्विन से निगेटिव हो सकता है नहीं, मैक्सिमम यानी ये होगा, इसी पॉइंट पे जाएगा। तो इसीलिए ये ग्राफ अब इधर नीचे नहीं जा सकता मैक्सिमम, यानी कि यही इसका, क्योंकि इस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, और उसकी एनर्जी 0, एंट्रोपी 0, ठीक है। तो अगर मैं इससे नीचे जा रहा हूं तो उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी निगेटिव, और वॉल्यूम क्या निगेटिव हो सकती है, मीनिंगलेस हुआ ना। तो इसीलिए अब इसके नीचे नहीं जा सकता है, यानी इसके नीचे अब पॉसिबल ही नहीं है इससे नीचे जाना, और ये भी थ्योरेटिकली कहने के लिए है, इस पॉइंट पे प्रैक्टिकली भी करना मुश्किल है, डिफिकल्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे तो आदमी -20-30 पे जाते जाते हालत खराब होने लगता है, तो -273.15 पे जाना क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली ये कहने के लिए है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये करना इतने लो टेम्परेचर पे मुश्किल है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे किसी भी सब्सटेंस का उनकी वॉल्यूम भी 0 हो जाएगी, एनर्जी 0, एंट्रोपी 0। तो वॉल्यूम 0, एनर्जी 0 का मीनिंग क्या, उस सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म है ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली कहने के लिए है, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। तो V इक्वल्स टू यानी के इंटू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, यह है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम अगर V0 यानी 0 लिया जाए, यानी इस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस टेम्परेचर पे क्या हो जा रहा है वॉल्यूम 0। तो वॉल्यूम अगर 0 हो गया, इसका मीनिंग कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -273, ठीक है। एक्यूरेट ऐसे 0.15 होता है, तो खैर हम लोग इतना ही से लिख कर काम चलाते हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे इतने टेम्परेचर हो जाएगा जो कि यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और इतना डिग्री सेल्सियस का मीनिंग क्या हो गया 0 केल्विन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, नेक्स्ट क्या इसी में हम लोग देख रहे हैं अभी कि अगर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस कितना ले रहा है, मैं 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा V0 मान लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V0, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल लूँ V कितना आ जाएगा, यहाँ पे K इंटू ये 0 आ जाएगा 273। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, K का मैग्नीट्यूड यानी V अपॉन 273, यानी इसको मैं कितना मान लिया V0 अपॉन, ठीक है, क्योंकि ये कितना है V0। तो K का मैग्नीट्यूड आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V0 ले लिया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया V0 बाई, चलो इसको नोट करो क्या हुआ का, हाँ कितना,
लैब में भी इतना करना मुश्किल है, वो आदमी ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर वो कर कैसे पाएगा? करने के लिए भी तो जिंदा भी रहना चाहिए ना। यह थ्योरेटिकल है, ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे तुम्हारा हर चीज जीरो, इस टेम्परेचर पे तो तुम खुद जो है स्टोन बन जाओगे। तो करने के लिए जिंदा रहोगे तब तो कर पाओगे। क्या? हाँ, कहा जाता है ना, वही तो थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, थ्योरेटिकली है, ठीक है। एक बार चाइना में आया था अभी कुछ साल पहले, -40 तक गया था। उस समय -40 पे उसका हालत ख़राब था, इतनी मतलब उसके पास टेक्नोलॉजी है। अब -40 या कहाँ, -273, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, तो अंटार्कटिका वो महासागर है, वहाँ पे जो है आदमी नहीं ना है। अभी कह रहा प्रैक्टिकली करने का, तो प्रैक्टिकली तुम जिंदा रहोगे तब तो करोगे, ठीक है। चलो ये हो गया इतना, चलो बेटा, थ्योरेटिकली है ये, थ्योरेटिकली कहने के लिए, और रिलेशन है, निकाला गया है। चलो अब इस इक्वेशन में के का मैग्नीट्यूड पुट करो। इस इक्वेशन में के का मैग्नीट्यूड पुट कर लो तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V0 अपॉन 273 और 2 यानी 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे है? T टेम्परेचर पे, यानी 0 से ऊपर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी VT, इसका मीनिंग कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ गया इसको, यानी कि VT इक्वल्स टू आ गया V0 अपॉन 273 इंटू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा कितना, ये यानी कि V0 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसको इधर ला दो तो VT यानी वॉल्यूम एट टेम्परेचर T अपॉन V0, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल्स टू कितना, ये आ जाएगा 273, यानी कि T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अपॉन कितना, सॉरी 273, ये रिलेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे ये T टेम्परेचर का वॉल्यूम है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है, और यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर दूँ केल्विन में आ जाएगा, और ये 273 का मीनिंग कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसको हम लोग 273 केल्विन बोल रहे हैं। तो ये T टेम्परेचर पे वॉल्यूम VT है, तो T टेम्परेचर पे केल्विन में इतना है, यानी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन, जो कि हम निकाले थे, यहाँ से वो रिलेशन आ रहा था, 0 डिग्री पे इतना केल्विन यानी 273 केल्विन, और T डिग्री सेल्सियस पे इतना केल्विन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया। फाइनली जो हम लोग निकाले थे V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ये तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे अगर V1 V2 और T1 T2 इनमें से
कोई एक अननोन क्वांटिटी अदर 3 को देकर पूछ सकता है। चलो लिखो, एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ट लिखो। A gas is placed in a cylinder. A gas is placed in a cylinder of 10 liter volume. A gas is placed in a cylinder of 10 liter volume at 1 atm pressure. At 1 atm pressure. And at 1 atm pressure and 327 degrees Celsius. 327 डिग्री सेल्सियस हाँ ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ए गैस इज प्लेस्ड इन ए सिलेंडर ऑफ 10 लीटर वॉल्यूम एट 1 atm प्रेशर एंड 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इफ गैस इज heated up to, if gas is heated up to 927 degrees Celsius, 927 degrees Celsius, at constant pressure, at constant pressure, हो गया। Then calculate the percent increase in volume. Then calculate the percent increase in volume. Percent increase in volume. क्या हो जाएगा? ये चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। तो कितना कितना दिया हुआ है? T1 टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? तो 327 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। कितना? 327 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग 600 केल्विन होगा। T2 टेम्परेचर यानी हीट करके उसको कहाँ तक ले जा रहा है? 927 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग 1200 केल्विन। यही होगा ना। चलो अब V1 कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है V1? 10 लीटर। और V2? V2 कितना है? अब प्रेशर भी दिया हुआ है। ठीक है। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 3 atm है। 1 atm। 1 atm। ठीक है। तो ये चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। ये V2 क्या करना है? यही निकालना है ना। इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, डिक्रीज इन? इंक्रीज यानी परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है। कितना होगा ये पता करना है। तो पहले तो V2 निकालना होगा। ठीक है। इस केस में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, बोल चुका है उसमें। इसमें मेंशन किया है कि कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो ये टर्म यानी कि कांस्टेंट है। और ये चार्ल्स लॉ में पहले भी मैं बता चुका हूं कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो क्या लिखेंगे? V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। तो V1 दिया हुआ है 10 लीटर और T1 टेम्परेचर कितना है? 600। ठीक है। और V2 कितना दिया हुआ है वो फाइंड आउट करना है। और T2 टेम्परेचर 12 सेकेंड। यही है ना। तो कितना हो जाएगा? 20 यानी V2 हो गया 20 लीटर। V2 वॉल्यूम कितना हो गया? 20 लीटर। इतना यानी इंक्रीज कर गया।
तो पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 20, तो चेंज कितना से कर गया, यानी डेल्टा वी 10 लीटर आ गया, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है 10 लीटर से कर रहा है, पहले 10 था अब भी जो है चेंज 10 से करके तो 20 हो गया है। तो परसेंट इंक्रीज, ये क्या इंक्रीज ही कर रहा है ना, तो परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना आ जाएगा 10 बाई इनिशियल भी 10 है, यानी 100%। ठीक है, चलो P1 P2 P3 के बीच रिलेशन निकालो, क्या रिलेशन आएगा, वीटी ग्राफ है, सिमिलर किसी एक को कांस्टेंट कर लो तो क्या आ जाएगा, अगर वॉल्यूम मैं कांस्टेंट कर लिया तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो यहाँ से ये देखो तो क्या आ रहा है T1, सॉरी ये P1 है, तो यहाँ पे T1 T2 और ये T3। ठीक है, तो P1 P2 P3 के बीच रिलेशन निकालना है, तो P और T का क्या रिलेशन होता है डायरेक्टली। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ से ये T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, तो फाइनली हो जाएगा यानी P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, यही रिलेशन आ जाएगा। चलो कुछ पॉइंट्स है लिख लो इसमें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम, एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस बिकम्स 0। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम लेस हो जाए, एनर्जी लेस हो जाए, एंट्रोपी लेस हो जाए, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हम लोग नीचे नहीं जा सकते हैं, 0 केल्विन से नीचे जाना इम्पॉसिबल है। तो एक पॉइंट में लिख लेना, इट इज इम्पॉसिबल इट इज, ये हो गया। अगला पॉइंट लिख लेना, इट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द टेम्परेचर it is impossible to reduce the temperature below 0 Kelvin, below 0 Kelvin or absolute temperature, or absolute temperature। और absolute temperature, because उसी में लिखना, because at this temperature, sorry, because below this temperature the volume of substance, the volume of substance becomes negative, which is meaningless,
विच इज मीनिंगलेस, यानी वॉल्यूम निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसीलिए इस टेम्परेचर से नीचे जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ का है। अब नेक्स्ट हम लोग अगला पॉइंट गै-लुसाक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ, या इसी को गै-लुसाक लॉ। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ बोल लो या गै-लुसाक लॉ बोल लो, ये साइंटिस्ट का नेम है गै-लुसाक। हो गया, तो इसमें लिख लेना, दिस इज सिमिलर टू चार्ल्स लॉ, लिखना इसमें, दिस इज सिमिलर टू चार्ल्स लॉ, दिस इज सिमिलर टू चार्ल्स लॉ which is given by गै-लुसाक, which is given by गै-लुसाक। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कांस्टेंट प्रेशर पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन निकालना, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट में लिखना, पॉइंट का अगला यानी कि पॉइंट लिखना कि फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस, for fixed mass of gas at constant volume, for fixed mass of gas at constant volume, the pressure of gas is directly proportional to absolute temperature। Pressure of gas is directly proportional to absolute temperature। ठीक है, यानी यहाँ भी ये क्या होगा, T केल्विन में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ यानी P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KT, ये केल्विन में होगा, तो फिर उसी तरह का रिलेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी इसको हम लोग इस फॉर्म में, जिस तरह से हम लोग चार्ल्स लॉ में दिखाए थे, K/T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। ठीक है, तो सेम रिलेशन आएगा, इसीलिए इसको भी बोला गया है सिमिलर टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, आगे हम लोग इसको उसी तरह से प्रोसीड करेंगे, तो उतना अब करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखे अब कि P/T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, इसका मीनिंग कि P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, ये आ जाएगा। यानी यहाँ से जैसे कोई कंटेनर है और इसमें गैस यानी रख करके अब क्या किया जा रहा है, इसको हीट दिया जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर देने का मैंने एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स अंदर पड़े हुए हैं तो क्या करेंगे, वो एनर्जी एब्जर्व करेंगे, और एनर्जी एब्जर्व करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कंटिन्यूसली अपने साथ भी और कंटिन्यूसली यानी कंटेनर के वाल पे क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, और जितनी ज़्यादा कोलिजन करेंगे उतनी ही उनकी प्रेशर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये प्रेशर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम फिक्स्ड है,
अगर ये मूवेबल होगा तब तो यानी कोलिजन की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा ऊपर चला जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, लेकिन ये फिक्स्ड है तो ऊपर जा नहीं पाएगा। क्या है, क्लोज कंटेनर अगर है तो फिक्स्ड रहेगा ना, ऊपर नहीं जा पाएगा पिस्टन। जब ऊपर नहीं जा पाएगा तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और जो है जितना ज़्यादा कोलिजन करेंगे उतनी ही प्रेशर बढ़ेगी। तो इसीलिए टेम्परेचर का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, चलो तो ये आ गया गै-लुसैक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से भी ये रिलेशन आ गया। हम लोग देखें कि इसका भी ग्राफ कैसे जाएगा। देखो तो जिस तरह से चार्ल्स लॉ के लिए गया था सिमिलर यहाँ भी जाएगा। अगर ये केल्विन में है तब तो ऐसे जाएगा, लेकिन केल्विन में नहीं है तो क्या यहाँ से पास करेगा, नहीं। तो इस केस में फिर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में अगर है तो फिर इधर से कहीं पास करेगा। ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे -273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में या 0 केल्विन। ठीक है, ये जाएगा। वो एवोगाड्रोज लॉ है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लॉ है एवोगाड्रोज लॉ। तो इसमें कौन से पॉइंट को कांस्टेंट किया गया है, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट किया गया है। ठीक है, सॉरी, प्रेशर और टेम्परेचर को तो लिख लेना इसमें। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, constant pressure and temperature, the volume of gas is directly proportional to the moles of gas or molecules of gases. Volume of gas is directly proportional to number of moles of gas, और amount of gas लिख लो, सिंपल। मोल्स है तो अमाउंट का मीनिंग क्या, यानी वेट जितना बढ़ेगा मोल्स बढ़ेंगे, तो अमाउंट ऑफ गैस लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिख लो या अमाउंट ऑफ गैस लिख लो या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, तीनों में से कोई लिख सकते हो, तीनों करेक्ट। ठीक है, यानी ये मोल्स क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ से मोल्स n इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट जितना बढ़ेगा मोल्स बढ़ेंगे, यानी अमाउंट के बढ़ने से क्या होगा, मोल्स बढ़ेंगे। अब मोल्स बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, अमाउंट पे। इसीलिए या तो अमाउंट ऑफ गैस लिख लो या मोल्स ऑफ गैस लिख लो या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया कि वॉल्यूम जितना बढ़ाओगे उतनी ही क्या हो गया, यानी ये मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली का रिलेशन है। यानी एन अमाउंट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, डिक्रीज कराओगे तो ये भी डिक्रीज करेगा। यानी क्या लिख सकते हो, V1 यानी V बाई एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो फिर क्या आ जाएगा रिलेशन, यानी V इक्वल्स टू एन के, तो फाइनली V बाई एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ भी रिलेशन आ जाएगा ये कि V1 बाई N1 इक्वल्स टू V2 बाई N2। ये
दूसरा ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो V1 बाई N1, सॉरी V1 बाई V2 इक्वल्स टू N1 बाई N2, ये। अब मोल्स को फिर कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस है तब तो ठीक है, अलग अलग उनका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का मीनिंग हो गया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ molecules at constant temperature and pressure, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम इक्वल होगा, जितने भी डिफरेंट गैस हो या सेम, उससे कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वॉल्यूम इक्वल होगा तो उनकी मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, या मोल्स इक्वल होंगे तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा। तो चार लॉ यहाँ पे आया, बॉयल्स, चार्ल्स, गैलुसैक और कौन सा, एवोगाड्रोस। अब इन चारों को कंबाइन करके तो फाइनली आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया। तो इसका भी अगर हम लोग ग्राफ देखें कैसे जाएगा, डायरेक्टली का, यानी इस तरह से इधर मैं वॉल्यूम ले लूँ, इधर मोल्स, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होंगे तो इनके लिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ से प्रेशर का भी रिलेशन पूछ सकता है, टेम्परेचर का भी रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे T1 इसको मान लिया, इसको T2 मान लिया, तो T1 T2 के बीच रिलेशन पूछ लिया, क्या हो जाएगा, किसी एक को फिर कांस्टेंट कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट कर लो, यहीं कर लो, तो यहाँ पे मिल जाएगा ये, यानी कि N2, ठीक है, और यहाँ पे N1। अब क्या हो जाएगा रिलेशन, देखो तो ये T2 के लिए है, ये T1 के लिए है। तो T2 पे क्या है और यहाँ पे N1, तो N2 ग्रेटर है ना, तो N2 ग्रेटर देन N1, ठीक है। वॉल्यूम को तो मैं कांस्टेंट कर दिया हूँ। तो अब मुझे टेम्परेचर के बीच रिलेशन निकालना है, तो क्या होता है, टेम्परेचर और मोल के साथ क्या रिलेशन होगा, इन्वर्सली। तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 ग्रेटर देन, ठीक है। या प्रेशर के बीच पूछ सकता है, इसको प्रेशर अगर दे दिया यानी P1 और इसको P2, ठीक है। तो ये प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली, तो हो जाएगा P1 यानी P2 ग्रेटर देन P1। ये क्या था, बाय बॉयल्स लॉ, ठीक है। दूसरा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये किसके अकॉर्डिंग है, गै-लुसैक, ठीक है। और लास्ट है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और ये किसका है, एवोगाड्रोस लॉ का।
तो इन चारों को कंबाइंड करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये आया था। इन चारों कंबाइंड करके तो निकाला गया।